Yes, my dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. मेरे क्लास 9th के डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए दूसरा लेक्चर है या दूसरा वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जीवन क्या है, निर्जीव क्या है, मृतक क्या है, जीवन के लक्षण क्या है। तो जीवन के लक्षण के आधार पर हम लोगों ने सजीव, निर्जीव और मृत इन 3 में कैटेगरी किया था। लेकिन एक प्रश्न आपको वहां पर अभी एक बच्चे ने प्रश्न किया कि सर, ये विषाणु जो है, कहा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। और आपका हाई स्कूल का लेक्चर मैंने सुना देखा तो उसमें आपने कहा था कि सजीव में जब जीवन के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तो मृत हो जाता है। आपने ये भी कहा कि इसी प्रकार से वायरस जब सजीव माध्यम में पहुंचता है यानी प्रोटोप्लाज्म में पहुंचता है तो वो सजीव हो जाता है, और जब प्रोटोप्लाज्म से बाहर निर्जीव माध्यम में होता है तो निर्जीव कहलाता है। मृत क्यों नहीं कहलाता है? हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न आपका था। तो आप समझ जाइए बेटा, ऐसा है कि अभी आपने जब जीवन का लक्षण पढ़ा तो उस जीवन के लक्षण में आपने क्या देखा कि किसी भी जीव की संरचना के लिए, किसी भी जीवधारी की संरचना के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। सबसे पहला प्रोटोप्लाज्म और दूसरा कोशिका। यानी प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार की मेम्ब्रेन से, कोशिका कला से घिरा हो तो वो कोशिका है। ये दोनों चीजें आवश्यक होती हैं। ये दोनों चीजें अगर हैं तो यही दोनों चीजें मिलकर के जीवन के शेष सभी लक्षणों को प्रकट करती हैं। तो यहाँ पे यह है कि हक्सले ने इस चीज को खोज भी लिया था। यहाँ देखिए लिखा भी है, क्या लिखा था? हक्सले देखिए कहाँ लिखा है। हक्सले, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन की आधारभूत क्या है? आधार है, भौतिक आधार है। यानी जीव द्रव्य ही इस दुनिया का, इस धरती का वह अद्भुत पदार्थ है जिसमें जीवन रह सकता है या जो जीवन के लक्षण को प्रकट कर सकता है, और कोई पदार्थ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी जीवधारी जिसमें जीव द्रव्य हो वह सजीव है, और जीव द्रव्य जब अपनी गति करना बंद कर देता है, अर्थात हमने ये भी पढ़ा कि गति जीवन के सबसे प्रथम लक्षण है। गति के द्वारा ही, दृश्य गति या अदृश्य गति के द्वारा ही हम किसी जीव को पहचानते हैं कि यह सजीव है या मृत हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य वाले ऐसे जीव जब तक जीवन के लक्षण को प्रकट करते हैं तब तक वो सजीव कहलाते हैं, और जब जीवन के लक्षण को प्रकट करना बंद कर देते हैं, अर्थात जब जीव द्रव्य की गति बंद हो जाती है तो वही मृत हो जाता है। उसी को हम मृत कहते हैं, और मृत की अवस्था में वो जीवन के लक्षण प्रकट नहीं करता है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये तो उस सजीव के लिए हुआ जिसमें प्रोटोप्लाज्म है, ठीक। तो प्रोटोप्लाज्म जब गति करना बंद करेगा तो मृत होगा। लेकिन विषाणु में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। विषाणु में केवल पहला जीव, इस धरती का प्रथम जैव अणु डीएनए या आरएनए होता है। यह डीएनए या आरएनए जब सजीव प्रोटोप्लाज्म में पहुंचता है तो गति करता है, अर्थात सजीव जैसा व्यवहार करता है। लेकिन जब प्रोटोप्लाज्म के बाहर होता है तो वह निर्जीव जैसा व्यवहार करता है, निर्जीव ही कहलाता है। क्यों? उसको मृत क्यों नहीं कहेंगे? मृत तो उसको कहेंगे ना जिसमें प्रोटोप्लाज्म है। विषाणु में प्रोटोप्लाज्म तो है नहीं, तो उसे मृत न कहकर के उसके सीधे निर्जीव कहते हैं, ठीक। तो बेटा अब आइए हम लोग इस चैप्टर को आगे ले चलें। पिछले प्रश्न के उत्तर के बाद जो है ये बात आई सामने।
तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? बेटा ध्यान रखो, आप अपने चारों तरफ जिस किसी भी चीज को लेकर के देखते हैं, अगर उसकी, उस जीव को बनाने वाली छोटी से छोटी इकाई की आप खोज करें तो आप पाएंगे कि वह एक छोटी छोटी डिब्बी कंपार्टमेंट के आकार की संरचना से मिलकर बनी होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका। ध्यान रखिएगा, इस धरती पे जितने जीवधारी हैं, जीवन को धारण करने वाले वस्तुएं हैं, जीवधारी हैं, उन सबकी रचना कोशिका से ही होती है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? ध्यान रखिएगा, 1665 से पहले इस दिशा में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लोगों की देखने की क्षमता जहां तक थी, बस वहीं तक वो दुनिया को समझते थे। इसके बाद भी, उनकी दृश्य क्षमता के बाद भी जीवों का एक अखंड संसार है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, इस चीज की जानकारी उन्हें नहीं थी या किसी को नहीं थी। यह जानकारी तो तभी आई जब इन आंखों की देखने की क्षमता को यंत्रों के द्वारा बढ़ाया गया, माइक्रोस्कोप के द्वारा बढ़ाया गया, तब यह जानकारी हो सकी कि अरे बाप रे, ये हमारा जो दृश्य जगत है उससे कहीं ज्यादा विकसित तो इनविजिबल वर्ल्ड है, नंगी आंखों से, नेकेड आंखों से न दिखाई पड़ने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है। अब बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों की क्षमता से बाहर के जीव होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा, द branch of biology in which studies about the microorganism, that is known as microbiology, and the expert scientist of this branch is known as microbiologist, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, बात 1665 से है। आप समझ ही गए होंगे कि हम माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों के विज्ञान का अध्ययन तभी कर सके जब हम सूक्ष्म चीजों को देखने वाले यंत्र का विकास कर लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के विज्ञान का विकास सूक्ष्म यंत्रों के देखने वाले संयंत्रों के विकास के साथ साथ हुआ। इस चीज के लिए एक बड़ा सुंदर सा वर्ड यहां लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। द डिस्कवरी ऑफ सेल and its inclusions was followed by microscope। सूक्ष्मदर्शी, इस दुनिया में सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के विज्ञान का विकास सूक्ष्म जीवों को देखने वाले सूक्ष्मदर्शी के विकास के साथ साथ हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको याद होना चाहिए कि 1665 में एक वैज्ञानिक का नाम आता है, अंग्रेज वैज्ञानिक, नाम है रॉबर्ट हुक। स्पेलिंग मिस न करे इसलिए मैं बोलता हूं रॉबर्ट हुक्के। रॉबर्ट हुक्के, यह देख रहे हैं, रॉबर्ट हुक, 1665। इसने क्या काम किया? सबसे पहले अपना स्वयं का एक लाइट प्रकाशी सूक्ष्मदर्शी की खोज की, और उस प्रकाशी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसने क्या काम किया? किसी वृक्ष के छिलके, जिसको हम लोग कहते हैं छाल, वृक्ष के छिलके में जो कार्क था, कार्क एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का बहुत ही सॉफ्ट वुडी मटेरियल होता है जिसको कार्क कहते हैं। इस कार्क को उसने अपने लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। देखने के बाद क्या देखा कि उस माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उसमें हनीकम, शहद के छत्ते जैसी छोटे छोटे चैम्बर दिखाई पड़े। ये जो देख रहे हैं, मैं तो बहुत कम से कम संख्या बना रहा हूँ। ये छोटे छोटे क्या किए, उसमें शहद के चैम्बर, शहद के कक्ष जैसे जो है छोटे छोटे कक्ष दिखाई पड़े।
जिसको अंग्रेजी में लिटिल कंपार्टमेंट कहा जाता है, लिटिल कंपार्टमेंट। तो ये देखा, इसके देखने के बाद तब उसने कहा, चूंकि वो लैटिन भाषा का जानकार था, इसलिए लैटिन भाषा में ऐसे सूक्ष्म कोष्ठकों को, कूपिकाओं को, छोटी डिब्बी के आकार की संरचनाओं को सेलुला कहा जाता है। लैटिन लैंग्वेज में इसे सेलुला कहा गया। बाद में इसी सेलुला को इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट किया गया, जिसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो इस प्रकार से इन संरचनाओं को ही उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। क्या कहा? सेल कहा। तो इस प्रकार से सेल के बारे में सबसे पहली जानकारी और सेल के खोजने का, डिस्कवरी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो श्रेय है, वो रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी एनसीईआरटी में प्याज के छिलके में से स्लाइस, पतली स्लाइस निकाल करके उसमें भी सेल देखा गया। इतना ही नहीं, प्याज के छिलके नहीं, एक वैज्ञानिक है, यहाँ देखिए, ये यमजे स्लाइडेन, मैथ्यूस स्लाइडेन, इन्होंने प्लांट पर अध्ययन किया। जितने प्रकार के पौधों को उन्होंने देखा, सब के छोटे पतले छिलके को देख करके माइक्रोस्कोप में देखा, तो क्या देखा कि दुनिया के जितने पौधे हैं, सब के सब को बनाने वाली जो छोटी से छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है, वो सेल के जैसी ही होती है, सेल है। इसी प्रकार से टी स्वान, थियोडोर स्वान ने क्या काम किया? वो उनका स्टडी एनिमल पे था। वो दुनिया के जितने जंतुओं को उन्होंने, मोरवर जंतुओं का अध्ययन किया, पाया उनके भी शरीर को बनाने वाली जो फंडामेंटल यूनिट है, वो इसी प्रकार सेल के आकार की संरचना से मिलकर बनती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकला कि इस संसार के जितने जीव हैं, चाहे वो एनिमल हों, चाहे वो प्लांट हों, वो सब के सब क्या होते हैं? सेल से ही मिलके बनते हैं। अच्छा, एक मिनट हम आपको यहाँ रोकेंगे। हमने दो शब्द प्रयोग किया, एनिमल और प्लांट। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कोई पूछे एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जीवन के लक्षण तो आपने सब पढ़ लिया, और जनरली ऐसे कुछ हैं लोग जो अक्सर पूछते हैं, भाई एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, तो आप कितना बताएंगे? तो ऐसे प्रश्न के उत्तर के लिए आपको तीन चीजें बतानी होगी। यदि आप देखना चाहें, लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए। एनिमल और प्लांट में अगर डिफरेंस बताना हो या डिफिनीशन बताना हो, तो आप यही ध्यान रखिएगा, प्लांट और एनिमल। एनिमल, ठीक है, क्या अंतर है? वह जीव जिसके शरीर को बनाने वाली जो सेल है, उस सेल के ऊपर एक और भी कवर चढ़ा होता है। किसका? सेल वॉल का। यदि उसकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, तो प्लांट है। और अगर सेल वॉल नहीं है, सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन है, तो वो क्या है? वो एनिमल है। दूसरी चीज, पहला अंतर ये, दूसरा अंतर वो ये है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी जो ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, उसे हम प्लांट कहेंगे। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अर्थात जो हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनिमल कहेंगे। और लास्ट तीसरी चीज, बस इतने में ही आप परिभाषा दे लेंगे। तीसरा, वह जो क्या है? नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल, अर्थात जो स्वयं से नहीं चलता फिरता है, वो प्लांट है। और जो स्वयं से चलता फिरता है, अर्थात मोटाइल है, वो क्या है? वो एनिमल है। ठीक, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके
इन तीनों का डिफरेंस आप लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि इसे मैं मिटाऊंगा। ठीक, वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये चीज़ मिल जाए। ओके, ठीक। अब चलिए अगली बात जानना क्या है, अगली बात जानना है बेटा, ध्यान रखना। अब प्रश्न यह है कि क्या इस दुनिया में केवल एनिमल और प्लांट ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है? बेटा ये वैज्ञानिकों के बीच में बहुत काफी समय तक इस बात पर विवाद बना रहा। देयर वाज ए ग्रेट डिस्प्यूट बिटवीन द साइंटिस्ट whether are there only two types of livings in the world, only animal and plant। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आर.एच. व्हिटाकर ने। उन्होंने कहा नहीं, इस दुनिया में कुल 5 प्रकार के जीव हैं। पहले जीव वो होते हैं मोनेरियंस, किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा के जीव। तीसरा किंगडम फंजाई के जीव। चौथा किंगडम एनिमेलिया और 5वां किंगडम प्लांट। यानी इस दुनिया में कुल 5 प्रकार के जीव हैं। किंगडम मोनेरा के जीवों को मोनेरियन कहा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा के जीवों को प्रोटिस्ट कहा जाता है। किंगडम फंजाई के जीवों को फंजाई कहा जाता है, कवक कहा जाता है। किंगडम एनिमेलिया के सभी जीवों को एनिमल्स कहा जाता है। और किंगडम प्लांटी के सभी जीवों को प्लांट्स कहा जाता है। अब इसके बारे में सब यही नहीं बता देंगे, कुछ चीजें अगले क्लास के लिए भी छोड़िए, ठीक है। यहाँ इतना जान लीजिए, अभी आपको और डिटेल करेंगे। तो कोशिका की बात पता चल गई, ठीक। अब चाहे आप यहाँ की बात आगे पढ़ लीजिए, चाहे आप इधर की बात पीछे पढ़ लीजिए। इधर क्या बताया गया है, बेहतर होगा कि इधर वाली चीज को सबसे पहले जान लीजिए। यानी कोशिका की खोज से संबंधित कुछ खोजकर्ताओं के नाम, उन्होंने जब कोशिका माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस किस कोशिका के अंगों को खोजा। कुछ है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के लिए बस कुछ लिमिटेड जानकारी आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है, उतने तक ही जानिए। जब तक मैं कुछ पॉइंट इसमें बढ़ा दिया हूँ आपकी जानकारी के लिए, चूँकि पढ़ना तो है ही, तो अगर जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे वो आपके हित में अच्छा होगा। तो ध्यान रखिएगा अबाउट डिस्कवरीज कोशिका के बारे में। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहली जो माइक्रोस्कोप थी, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कई लेंसों को मिला करके जो एक बड़ी आवर्धन क्षमता वाला लेंस था, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाया। और उसकी खोज हैंस एंड जेचरियास जॉनसन ने 1595 में किया था, ठीक। सब चीजें रट लीजिएगा, बना भी लीजिए, लिख भी लीजिए, रट भी लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक संजोग की बात बता दें, समझ जाइए, चूंकि स्टोरी बाद नहीं मिलेगी। एक्चुअली लेंस आप पढ़ते हैं ना, लेंस क्या है? लेंस एक प्रकार का डिवाइस है ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, शीशे की एक डिवाइस है। डिवाइस माने एक प्रकार का एक यंत्र है जो इस प्रकार से बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है, या बीच में पतला किनारों पे मोटा होता है, ठीक है। इसकी यह कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। तो लेंस इसको हम क्यों कहते हैं बेटा? लेंस, इस शीशे के टुकड़े को लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज लेंस ने किया था। लेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, और संजोग था उसका घर एक शीशे की फैक्ट्री के बगल में था। अक्सर वो आता जाता था, शीशे के जो ग्लास के इंस्ट्रूमेंट बनते थे, जो भी बन रहे हों उस फैक्ट्री में, वो जब उसके कचरे बाहर फेंके जाते थे तो उसको कुछ सुंदर पीसेज मिलती थी। तो अक्सर हम लोग चलते हैं ना कि रास्ते चलते रहते हैं, कुछ कंकड़ पत्थर के बढ़िया सुंदर आकर्षक टुकड़े मिलते हैं तो उसको उठा लेते हैं। तो वो भी उठा लिया, और जब घर गया थोड़ा सा ऐसे उसके खेलने लगा, देखने लगा, तो उसको एकाएक अद्भुत चीज दिखी है। जब उसकी नज़र उसके आगे पीछे गया तो देखा कि अरे इसे तो चीज़ें बड़ी दिखती हैं। बस यहीं से माइक्रोस्कोप की दुनिया की खोज हुई। सबसे पहले लेंस ने लेंस खोजा, फिर उन लेंसों को जोड़ करके उनकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा करके चीज़ों को और बड़ा और बड़ा और बड़ा करके देखने की
तरकीब सूझी। तो इस प्रकार से इसी युक्ति का प्रयोग करके सबसे हैंस और जचरियास जॉनसन ने 1595 में सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। और जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया तो इसके बाद क्या हुआ, चीज़ों को बड़ा करके देखने की बात आई, लेकिन ये इतना महंगा था कि सबकी पहुंच के बाहर था। इसलिए 1665 में लगभग 100 साल के बाद लगभग जब रॉबर्ट हुक की इच्छा हुई चीज़ों को देखने के लिए, तो उसे यह माइक्रोस्कोप उपलब्ध न हो सका। वो स्वयं अपने इसी लेंस को मिला करके क्या किया, अपना स्वयं का एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। और उसके द्वारा उसने क्या काम किया कि कार्क के थिन स्लाइस का जो है उन्होंने स्टडी किया, जिसे उन्होंने स्टडी किया। बाद में वो सेल नामक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने सेल रखा। ठीक है, अब आगे देखिए, सेल का श्रेय 1665 में रॉबर्ट हुक को जाता है। उन्होंने सेल की खोज की। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की 1683 में। बेटा ध्यान रखना, एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने जो भी खोजा वो क्या खोजा था, केवल एक डेड सेल के सेल वॉल को खोजा था। लिविंग सेल की स्टडी उन्होंने नहीं की थी। लिविंग सेल, सबसे पहली लिविंग सेल की खोज तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1683 में किया था। और बैक्टीरिया को खोज करके एक गंदे पानी से जब उसका स्टडी किया तो उसमें कुछ चीज़ों को देखा, तो बैक्टीरिया की खोज उसने किया। इसके बाद ये मैथियस स्लाइडेन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी करके देखा कि दुनिया के सभी प्लांट्स सेल से बने होते हैं। 1838 में 1839 में थियोडोर स्वान could be success to know that all animals are made up of cells। ठीक है, तो इस प्रकार से बाद में जो सेल थियरी स्टेब्लिश हुई इन दोनों साइंटिस्टों के द्वारा, वो जो है इन दोनों की इस सिद्धांत, यही दोनों बातें जो हैं सेल थियरी के रूप में जानी जाती हैं। और सेल थियरी किसने दिया, यह यमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान को ही इसका श्रेय जाता है। लेकिन सेल थियरी में कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अधूरी थी। यह कि सेल से बने होते हैं एनिमल भी, सेल से बने होते हैं प्लांट भी। अब प्रश्न यह है कि सेल कहाँ से बना, सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इस बात की जानकारी के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इस कंसेप्ट को दूर किया और कहा कि ऑल लिविंग सेल्स कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, कि कोई भी सेल पहले से किसी जीवित कोशिका से ही उत्पन्न होती है। तो ये तीनों बातें मिलकर के सेल थ्योरी का निर्माण की। अब आइए, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इस बात को डिस्कवर किया कि भैया सेल के अंदर भी, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये मान लीजिए ये आपकी प्लांट सेल है और ये आपकी एनिमल सेल है। तो उन्होंने क्या देखा कि सेल के अंदर भी एक छोटी सेल के आकार की संरचना होती है। इसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो 1831 में न्यूक्लियस को खोजने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। फिर 1897 में जॉर्ज बेंडा ने यह डिस्कवर किया कि सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ थ्रेड के आकार की कोशिकाएं होती हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है जो हमारे शरीर में वाइटल एनर्जी को फॉर्म करती है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये बताया। क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लांट्स का जब स्टडी किया गया तो ग्रीन प्लांट के स्टडी के समय ये कौन थे, ह्यूगो वॉन मोल। ह्यूगो वॉन मोल ने क्या देखा कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर कुछ ग्रीन इस माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ बड़े आकार की क्या होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिसको उन्होंने क्लोरोप्लास्ट नाम रखा। ठीक है,
तो क्लोरोप्लास्ट ध्यान रखना केवल एकमात्र यूग्लिना है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी किसी एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट आपको जरूर मिलेगा। ये प्लांट का एक पर्टिकुलर क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि प्लांट के सेल में आपको, ग्रीन प्लांट के सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसके बाद बस चीजें यहीं तक सीमित थी, लेकिन 1931 में नोला एवं रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। अब इसके द्वारा किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 1 लाख टाइम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई करके, आवर्धित करके, बड़ा करके देख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो इसके बाद सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, छोटी छोटी संरचनाएं, राइबोसोम्स, इन सब का भी स्टडी संभव हो सका। डीएनए, आरएनए क्या है उसके भी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलने लगी। अदरवाइज इसके पहले इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई थी 1831 से पहले। तो इस प्रकार से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने देखा कि जीवों के कोशिकाओं में, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको गोल्गी बॉडीज कहते हैं। ठीक है, ये गोल्गियोसोम, डिक्टियोसोम या गोल्गी बॉडी के नाम से जानी जाती है, जिसको कैमिलो गोल्गी ने खोजा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी संरचनाएं जिस स्ट्रक्चर में फ्लो करती हैं, जिस संरचना में फ्लो करती हैं, जिस होमोजीनस सॉल्यूशन में ये फ्लो करती हैं, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म एक कोलॉइडल होमोजीनस सॉल्यूशन होता है जिसमें किसी भी आरएनए डीएनए में, आरएनए डीएनए को जो रेप्लिकेशन का पावर देता है, साथ ही साथ इसमें वो कैरेक्टर होता है कि जो लिविंग के सभी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है। ये प्रोटोप्लाज्म, इसी गुण के कारण 1868 में 1868 में हक्सले ने ये बात कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन की जो आधारभूत क्या होता है, बेस है, आधार है, वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, ये बातें बताई। ठीक, तो अब इतनी बात जानने के बाद अब आइए हम मेन पॉइंट पाते हैं कि आखिरकार सेल की खोज तो हो गई, सेल कैसे खोज हुआ, ये सारी बातें हम लोग समझ गए। अब हमको जानना है कि वास्तव में सेल है क्या। सेल क्या है भाई, यहां है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है फंडामेंटल यूनिट लाइफ, व्हाट, क्या है? तो आंसर क्या निकला कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग्स इज नोन एज व्हाट, सेल। हिंदी माध्यम के छात्र ध्यान दें, कोशिका क्या है, जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहां 2 शब्द प्रयोग हुआ है, एक स्ट्रक्चरल वर्ड यूज हुआ है और एक फंक्शनल वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि ऑल द लिविंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर मेड बाई ए यूनिट नोन एज सेल। इस दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सबके शरीरों की रचना कोशिका से ही होती है या कोशिका नामक इकाई से होती है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है या लिविंग बॉडी कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? ये है कि इस दुनिया के जितने भी जीव हैं, वो जो कुछ भी कार्य करते हैं, विजिबल या इनविजिबल जो भी कार्य उनका होता है, वो सब कोशिका के द्वारा ही होता है, कोशिका की सहायता से ही होता है। इस चीज को अगर आप देखना चाहें तो किसी भी यूनिसेलुलर लिविंग्स का स्टडी कर लीजिए। बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, क्लोरेला है यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेलुलर, फंगस का ईस्ट है यूनिसेलुलर,
ये सभी जीव क्या होते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं, और एक कोशिका के होने के बावजूद भी ये जीवन की वो सारी क्रियाएं करते हैं जो हम लोग करते हैं। ठीक, तब हमारी बात आई कि हमारी बॉडी का हर सेल क्या हर काम करता है? नहीं। जो जीव सेल से बने हुए टिश्यू से बने होते हैं, या टिश्यू से बने हुए ऑर्गन से बने होते हैं, या ऑर्गन से मिलकर के बने हुए ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं, उनके हर सेल शरीर जीवन के लिए आवश्यक सभी कार्य नहीं करते। उनमें क्या होता है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, श्रम विभाजन का गुण होता है। जो कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले लिविंग्स हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, हर अंगों की कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए निर्धारित होती हैं। जैसे पौधों में जाइलम की जितनी सेल होंगी उनका काम वाटर कंडक्शन का होता है। फ्लोयम में जो भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन सब का काम क्या होता है, फूड, बने हुए फूड का ट्रांसलोकेशन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। वैसे ही हम लोगों के शरीर में पाचन तंत्र की जितने कोशिकाएं होती हैं उन सब का कार्य है पाचन क्रिया में सहायता करना। श्वसन तंत्र की सभी कोशिकाओं का काम होता है श्वसन क्रिया को निष्पादित करना। उत्सर्जन तंत्र की सभी कोशिकाओं का कार्य होता है किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में सहयोग करना। सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य होता है कि बॉडी में जो फूड और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है उसको सेल टू सेल पहुंचाना और वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स को ला करके लंग्स में ला करके ड्रॉप करना। ये सब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। तो इस प्रकार से ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का मतलब हुआ। अब डियर स्टूडेंट अगला पॉइंट हम लोग ये देखना है कि सेल टाइप। सेल के बारे में हम लोग जान गए, सेल का टाइप क्या है। तो जरा आप इसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। सेल का टाइप, थोड़ा सा मैं 1 मिनट देखना चाहूंगा कि वीडियो चल रहा है या बंद तो नहीं हो गया। नहीं, थैंक यू बेटा, वीडियो आपका कंटिन्यू है। ठीक है, अब सेल का टाइप हम लोग देखेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, सेल टाइप कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा, सेल के नेचर के आधार पर कितने प्रकार की होती है और सेल के साइज शेप के आधार पर भी सेल कई प्रकार की होती है। आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे जो ह्यूमन की सेल है, आरबीसी गोलाकार, स्मूथ मसल, थ्रेड लाइक यानी स्पिंडल सेल, इसके बाद स्पर्म की सेल, ओवम की सेल, आपकी हड्डी को बनाने वाले जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं उसकी सेल, नर्व की सेल, इन सबको देखेंगे तो सब सेल ही हैं, लेकिन वो अपने फंक्शन के आधार पर मॉडिफाई हो गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी साइज शेप हो गई है। ये आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे भी, आगे भी आप देखेंगे। अभी तो हम आपको सेल टाइप बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी कोशिका, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस को कवर करने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, कई जगह लिखा जाता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बाबा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के कंटेंट्स उसके साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि इसका न्यूक्लियस का कंटेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस को एक जगह बांध कर रखने वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है। तो ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। ए न्यूक्लियर माने इसमें न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस होता ही नहीं है और न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ता, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। न्यूक्लियस के कंटेंट्स होते हैं लेकिन न्यूक्लियस दिखाई इसलिए नहीं पड़ता कि न्यूक्लियस के कंटेंट्स क्या होते हैं, पूरी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। इसलिए ऐसे इस कैरेक्टर वाले सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, और क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, पीपीएलओ जिसको कहते हैं दुनिया की सबसे छोटी सेल। ठीक है, और या ये कह सकते हैं कि किंगडम मोनरा के जितने भी जीव होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियस के कंटेंट्स एक प्रकार के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, अर्थात न्यूक्लियस उसमें विजिबल होता है। तो विजिबल न्यूक्लियस वाले सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, या ऐसे जीवों को यूकैरियोट्स कहा जाता है और ऐसी सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है।
ये सेल क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, विजिबल होती है, न्यूक्लियस अच्छी तरह दिखाई पड़ता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्टैग्नेंट होता है, स्थिर होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मूवमेंट की कंडीशन होता है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि सर प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म स्टैग्नेंट होता है माने स्थिर होता है, तो इसमें मूवमेंट नहीं है तो कैसे ये मतलब ये गति करता है? अरे भाई प्रोटोप्लाज्म स्टैग्नेंट होता है, लेकिन ये जो मोनेरियंस हैं ये तो स्वयं गति करते हैं ना, अदृश्य गति इसमें नहीं लेकिन दृश्य गति तो है। ठीक है, गति होनी चाहिए जीवन के लिए। और यूकैरियोटिक क्या है, इसमें एक्सटर्नल विजिबल और इनविजिबल दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। तो ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल जो है 4 प्रकार के हुए, प्रोटिस्टियन, ऐसे यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव जिसमें न्यूक्लियस होता है उनको प्रोटिस्ट कहा जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है। दूसरा, ऐसे जीव जिसमें जिनकी जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं लेकिन जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और जिसके सेल वॉल फंगल सेलुलोज की बनी होती है, ऐसे जीवों को फंजाई कहा जाता है। एक कोश की ईस्ट है, बहुकोश की राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम और एगारिकस, जिसको छत्र कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये सब क्या होते हैं, फंजाई वाले सेल हैं। इन सब की सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। एनिमल्स उसको कहा जाता है जिसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, जिसके सेल के बाहर केवल एक मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन बनी होती है, और उसी को हम एनिमल सेल कहते हैं। जैसे जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसके हेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्टा, यूरोकार्टा, सिफेलोकार्टा, वर्टिब्रेटा में जो है आपका पिसिस, एवीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, पिसिस मछलियां, एम्फीबियंस उभयचर, रेप्टाइल्स सरीसृप, एवीज पक्षी वर्ग, और मेमेलियंस, ये सब आते हैं। और किंगडम प्लांटी में ऐसे कोशिका वाले जीव होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं जिनकी कोशिकाएं सेल मेम्ब्रेन के बावजूद उसके बाहर से सेल वॉल से भी घिरी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, उसके बाहर जो है सेल वॉल भी होता है, और जो कि सेलुलोज का बना होता है। साथ ही साथ जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। दूसरी चीज, फिक्स्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इसमें क्या आता है, सबसे छोटा एल्गी, शैवाल जिसको कहते हैं, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी जीव क्या कहलाते हैं, ये सब प्लांट कहलाते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर 2 में हम लोगों ने सेल के बारे में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा। अब अगले लेक्चर में हम लोग सेल के अंदर झांकेंगे, सेल वॉल को पहचानेंगे, सेल मेम्ब्रेन को पहचानेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या है उसको जानेंगे, प्रोटोप्लाज्म में लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन होते हैं उसको जानेंगे, उस लिविंग ऑर्गेनेल्स के अलावा प्रोटोप्लाज्म में और कौन कौन से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। फिर यह सेल कैसे डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती है इसको भी जानेंगे। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स। आप मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर रहें इसी खुशी के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टुडे। ओके, थैंक्स। Thank you.